नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई अपनी ताकत बढ़ाने की कितनी ज़ोरदार कोशिश कर रहा था, लेकिन हज़ार कोशिशों के बाद भी वह अपनी कल्टीवेशन का स्तर नहीं बढ़ा पा रहा था, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद वह स्कल मॉन्स्टर उसकी सारी ऊर्जा को सोखता जा रहा था। अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए यांग काई उस चट्टान के किनारे अभ्यास करने लगा। साथ ही अपने शरीर में यांग लिक्विड को बढ़ाने के लिए उसने उन यांग एट्रीब्यूट वाले फलों को भी खा लिया था, लेकिन ऐसा करते ही उसके शरीर पर वह मॉन्स्टर हावी होने लगा। यह सब दूर से सीनियर सिस्टर जिया ने भी देख लिया था और वह यांग की मदद करने के लिए उससे लड़ने आ गई। उसने अपनी पहचान उजागर किए बिना ही यांग की मदद की। होश में आने के बाद दोबारा कल्टीवेशन करके यांग ने आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब वह कैवन रियल्म के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। यह देखकर सीनियर सिस्टर जिया तो बस बेहोश होने ही वाली थी। वापस लौटे समय हमारे यांग को अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी और वह समझ गया कि पक्का सुमो की किसी से लड़ाई चल रही है। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यांग काई जंगल पार करते हुए अपने लिंक्शिया पवेलियन के अंदर प्रवेश कर गया था। फाइट एरेना के अंदर जो हो रहा था और जो आवाज़ें जंगल तक जा रही थी, उन्हें सुनकर वह कह रहा था कि यह लड़का बस पिटता ही रहता है, फिर से पता नहीं किसके साथ पिटाई शुरू कर दी है। आगे जाने के बाद उसे दो गैंगों के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली। वह भी बेहद दिलचस्प लड़ाई, क्योंकि उन दोनों गैंगों के टीम लीडर एरेना में आमने सामने लड़ रहे थे। हमारे सीनियर ब्रदर सुमो भी अपनी शानदार ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधी को अच्छा सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। सुमो के मूव्स भी बहुत शानदार थे। यांग काई सीधे चलते हुए बाकी सभी लोगों को नज़रअंदाज करता हुआ सुमो के पास आने लगा ताकि उसकी लड़ाई को ध्यान से समझ सके। बाकी सभी लोग उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर बहुत हैरान थे और उनकी आपसी लड़ाई रुक गई। दूसरी तरफ हम सीनियर ब्रदर सुमो की लड़ाई देखते हैं। पहले तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीटने की बहुत कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भी वह उसे ज़बरदस्त चोट नहीं पहुँचा पा रहे थे। लेकिन जब उनका प्रतिद्वंद्वी समसीसिया सीनियर ब्रदर पर हमला करता है तो बेचारे सुमो बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। उनका प्रतिद्वंद्वी उन्हें चोट पहुंचाकर तंज कसता है कि मेरे साथ मुकाबला करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सुमो, तुम्हें मेरे स्तर का होने में अभी बहुत समय लगेगा। यह सुनकर हमारे सीनियर ब्रदर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह करते हुए एक मुक्का मारने वाले थे। यह देखकर हमारा यांग भी हैरान था कि हमारे सीनियर ब्रदर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोधी जरा भी नहीं घबरा रहा है। वह अपनी स्पिरिचुअल ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट से ही सीनियर ब्रदर को हरा रहा है। यांग काई ने बहुत ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि इन दोनों की कल्टीवेशन का स्तर लगभग एक समान है, तो फिर लड़ाई में इतना अंतर क्यों दिख रहा है? यह बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उसने वहाँ मौजूद युतियान से पूछा, आखिर सीनियर ब्रदर की कल्टीवेशन इस व्यक्ति के बराबर है तो वह इससे कमज़ोर क्यों नज़र आ रहे हैं, और यह व्यक्ति उनकी इतनी बुरी तरह कैसे पिटाई कर रहा है? यह सुनकर युतियान यांग काई को बताता है, हमारे सीनियर ब्रदर सुमो अभी कैवन रियल्म के दूसरे स्तर पर हैं, जबकि जिससे उनकी लड़ाई हो रही है वह व्यक्ति असल में कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर है। अगर वह अपनी गंदी चालें बंद कर दे तो हमारे सीनियर ब्रदर उसे आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि दोनों के कल्टीवेशन स्तर लगभग एक समान हैं। असल में यांग काई, तुम्हें जो अंतर उनकी लड़ाई में दिख रहा है वह और किसी चीज़ का नहीं बल्कि उसके गुप्त खजाने का है। उसने अपनी रक्षा के लिए एक गुप्त खजाना पहना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे सीनियर ब्रदर उसे चोट नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और वह है उसके पास मौजूद वह ढाल। युतियान आगे बताता है, इस लड़के का नाम वेजवांग है और इसके ग्रैंडपा भी इस सेक्ट के एक एल्डर हैं, और इसी वजह से यह हमारे सीनियर ब्रदर सुमो को पसंद नहीं करता, क्योंकि ये दोनों ही दूसरी पीढ़ी के यंग मास्टर्स हैं। यह वेजवांग इतना कमीना है कि हर बार लड़ाई में अपनी इस रक्षात्मक ढाल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यह अपने सभी सहपाठियों को लड़ाई के लिए चुनौती देकर बहुत आसानी से कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जीत चुका है। यह इसकी बहुत घटिया चाल है पूरे सेक्ट में ताकतवर बने रहने की, और यह जो कवच है यह किसी और का नहीं बल्कि इसके एल्डर दादाजी का दिया हुआ है, जिसके दम पर यह इतना अहंकारी बना हुआ है। जब तक इसने यह कवच पहन रखा है हमारे सीनियर ब्रदर सुमो इसे बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। हम देखते हैं कि युतियान की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सुमो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह वेज को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका कोई भी हमला उसके कवच पर लगकर रुक जाता था, और वहीं दूसरी तरफ वेज को दिखाते हैं जो अपनी थोड़ी सी ही ताकत का इस्तेमाल करते हुए सुमो को बुरी तरह घायल कर चुका था। युतियान के मुंह से यांग काई को इस वेज के बारे में कुछ और बातें पता चलती हैं कि यह असल में अपने से कमज़ोर शिष्यों के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स छीन लेता है। साथ ही इसके ग्रैंडपा और हमारे सीनियर ब्रदर सुमो के ग्रैंडपा के बीच हमेशा काफ़ी घमासान मचा रहता है, क्योंकि वे दोनों एल्डर्स एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते
और इसी वजह से उनके पोते भी एक दूसरे को नापसंद करते हैं। अब इतने दिनों के बाद इस वेज को हमारे सीनियर ब्रदर के साथ लड़ने का मौका मिला है, तो वह इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। वो पक्का यह सोच रहा होगा कि उसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए था, ताकि दोबारा यह और इसके ग्रैंडपा उससे और उसके ग्रैंडपा से न उलझें। यूतियान की बातें सुनने के बाद यांग काई ने कहा, फिर से वही खानदानी बोरिंग लड़ाई। यूतियान सुमो को लेकर बहुत परेशान था। उसने यांग काई से प्रार्थना की, यांग काई, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो प्लीज सीनियर ब्रदर सुमो को बचा लो। पर यांग को पता था कि वह लड़ाई में दखल नहीं दे सकता, इसलिए उसने कहा, तुम तो जानते हो ना, इस पूरे सेट का नियम है कि जो मजबूत होगा इज्जत सिर्फ उसी की होगी। यह बात सुमो को लड़ाई शुरू करने से पहले सोच लेनी चाहिए थी। देखा जाए तो यांग अपनी जगह बिल्कुल सही था। वहीं दूसरी तरफ हम एरेना में देखते हैं कि इस वेजवांग ने पीट पीट कर सुमो की हालत बहुत ख़राब कर दी थी, यहाँ तक कि वह उस पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए बहुत खुश हो रहा था। अब तक सुमो बुरी तरह घायल हो चुका था, उसमें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। यह देखकर उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन सुमो के टीम मेंबर्स को एरेना की तरफ भागता देखकर वेज के टीम मेंबर्स उनका रास्ता रोकने लगे। तुम इस तरह लड़ाई के बीच में नहीं जा सकते। शायद तुम लोग सेक्ट का नियम भूल गए हो कि अगर दो लोगों ने एक दूसरे को चुनौती दी है तो कोई तीसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उन दोनों में से कोई एक हार न मान ले। यह बात सुनने के बाद सुमो के टीम मेंबर्स को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी बेचैनी वेज ने भी नोटिस कर ली थी, इसलिए उसने सुमो को छोड़कर उन सभी को निशाना बनाते हुए कहा, आज तुम्हारे यंग मास्टर बहुत अच्छे मूड में है, इसलिए अगर तुम लोग इसकी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगो ताकि मैं इसकी जान बख्श दूं। तो क्या पता तुम्हारे इस सम्मान से खुश होकर मैं सच में इसे जाने दूं। यह कहकर वह सुमो के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह उसका कोई गुलाम हो। अपने साथियों की बेइज्जती सुनकर सुमो चिल्लाकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है, खबरदार अगर इस कमीने की बात सुनी तो। लेकिन इस बात पर वह व्यक्ति उसे एक और ज़बरदस्त चोट देते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख। उन सभी साथियों का दिल कर रहा था कि वेज को जान से मार दें, लेकिन वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं यांग काई उन्हें बस ध्यान से देख रहा था कि अब ये टीम मेंबर्स क्या करेंगे, क्या ये सच में सुमो की इतनी परवाह करते हैं। तब हम देखते हैं कि यूतियान समेत सभी मेंबर्स अपने घुटनों पर आकर उससे अनुरोध करने लगे, हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो। अपने अहंकार को किनारे रखकर किसी और की जान के लिए इस तरह भीख मांगना बहुत बड़ी बात होती है, और आप ऐसा सिर्फ उसी के लिए करते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। यांग काई यह देखकर हैरान था कि जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, क्या वे सच में उसकी इतनी इज्जत करते हैं। यांग को लग रहा था कि ये बस बाकियों की तरह उसके चमचे होंगे, लेकिन नहीं, ये तो सच में उसे अपना सीनियर ब्रदर मानते थे। सुमो के टीम मेंबर्स को अपने सामने घुटनों पर देकर यह वेजवांग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, कमाल की बात है, अपने मालिक को बचाने के लिए तुम लोग सच में घुटनों पर आ गए। वह सुमो का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, आखिर तूने अपने कुत्तों को किस तरह ट्रेन किया है कि वे इतने वफादार हैं। बेचारा सुमो की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वह जवाब देने की स्थिति में भी नहीं था। इस बंदे को बहुत मज़ा आ रहा था। वह उन लोगों से कह रहा था, मुझे तुम्हारा यह नीचा दिखाना पसंद नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से करो। अगर कर ही रहे हो तो जरा शिद्दत से करो, मेरे आगे थोड़ा सा रो, थोड़ा गिड़गिड़ाओ। मुझे भी तो फील होना चाहिए ना कि मैं किसी की जान बख्श रहा हूँ। यह सुनकर यूतियान समेत कोई भी 2 सेकंड के लिए नहीं सोचता, बल्कि उसके आगे अच्छे से अपना सिर झुकाते हुए सुमो की जान बख्शने की गुहार लगाने लगते हैं। यंग मास्टर, हम आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज़ हमारे सीनियर ब्रदर को जाने दीजिए। उन्हें ऐसा करता देखकर यांग के दिल में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। वह कह रहा था, ये लोग सच में सुमो की दिल से इज्जत करते हैं, वह इनके लिए बहुत स्पेशल है। पर दूसरी तरफ वेजवांग को इतना सब करवाने के बाद भी उसके दिल को ठंडक नहीं मिली थी। उसने सुमो को एक ज़बरदस्त लात मारकर दूर करते हुए कहा, किसी को भी इसके आसपास मत आने देना। अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखकर ये सभी लोग रुकने वाले नहीं थे, बल्कि वे तेजी से उसे बचाने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन वेजवांग के टीममेट्स उन्हें रोकते हुए उनकी पिटाई करने लगे थे। यांग काई को जैसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सुमो को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा। एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यांग ने उसे 2 किक में ही ढेर कर दिया। यांग को शांति से सुमो के पास जाता देखकर वेज सोच रहा था, इसे कभी पहले सुमो की टीम में देखा नहीं, क्या यह भी उसका सबॉर्डिनेट है? लेकिन यह बाकियों से अलग क्यों लग रहा है? दूसरी तरफ यांग काई को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। वह जाकर सुमो का इलाज करने और उसकी चोटों की जांच करने लगा। यह देखकर वेज को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, आखिर तू कौन है जिसे मेरी परवाह नहीं है, और वह मेरे ही सामने यह कहने के बावजूद कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसकी चोटों का इलाज कर रहा है। यांग को सच में उसकी परवाह नहीं थी। उसने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
सभी लोग सूमू को चेक करने पहुंच गए और उन्हें पता चला कि बहुत अधिक थकावट और चोटों के कारण सूमू बेहोश हो गया है। इसलिए वे उसे उठाकर एक तरफ ले गए। अब वेजवांग को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सोच रहा था कि अपना गुस्सा कैसे उतारे। तभी यांग ने बहुत ही शिष्ट तरीके से उसे लड़ाई के लिए चुनौती दे दी। यहाँ यांग की चुनौती पर वेज हंसते हुए कहता है, आखिर तूने अपनी हालत देखी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे यंग मास्टर को लड़ाई के लिए चुनौती देने की? शायद बच्चे तुझे अपनी औकात नहीं पता। यांग अभी भी बहुत शांत रहते हुए उसकी बातों का जवाब देता है, शायद तुम्हें नहीं पता, सेट के नियम के अनुसार जब तक दोनों की कल्टीवेशन के बीच बहुत ज़्यादा अंतर न हो तब तक शिष्य एक दूसरे को लड़ाई के लिए चुनौती देने के लिए पूरी तरह योग्य होते हैं। यह बंदा तो बहुत अहंकारी था। वह कहता है, मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे स्तर का है? तूने यह सोचा भी कैसे कि तेरी और मेरी बराबरी की जा सकती है? यांग काई बहुत ही शांति से कहता है, अगर तुम कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर हो तो मैं भी कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर हूँ। बस यांग काई का यह कहना था कि सारे शिष्य हैरान रह गए, ये जानकर कि ये लड़का भी कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। जिन बच्चों ने पहले यांग के साथ लड़ाई की थी वे कहते हैं, अभी कुछ ही दिनों पहले इसने मुझे चुनौती दी थी और जब मैंने इससे लड़ाई की थी तब यह बॉडी टेम्परिंग रियल्म के 8वें स्तर पर था। यह इतनी जल्दी कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर कैसे पहुंच गया? यह तो असंभव है, जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस लड़के ने उस कल्टीवेशन स्तर को 1 महीने में हासिल कर लिया। दूसरी तरफ यांग काई वेज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें चुनौती देने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। यांग का यह व्यवहार देखकर वेज को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितनी ताकत है, क्योंकि मैं इस मैच को बहुत गंभीरता से लेने वाला हूँ। बच्चे डर कर पीछे हटना मत। यहाँ यांग भी अपना मुक्का तैयार करते हुए कहता है, मैं तो नहीं डरने वाला, कहीं तुम मत डर जाना। यांग ने एक ज़बरदस्त मुक्का तैयार करके वेज के सीने पर दे मारा, लेकिन उस कवच के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यांग अपने ही हमले के झटके से पीछे हट गया और उसके हाथ में थोड़ा दर्द होने लगा। इस हमले के बाद वह सोच रहा था, मैंने अपनी ट्रू यांग एनर्जी का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हाथ में दर्द हो गया। इसका मतलब है कि इसका कवच वाकई बहुत शानदार है। यांग की यह हालत देखकर वेजवांग को बहुत आत्मविश्वास आ गया। अब वो शैतानी मुस्कान के साथ हमला करते हुए कहता है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज़्यादा ही समझ लिया, तू मुझे नहीं हरा सकता। यह कहने के बाद वह यांग पर कई मुक्के बरसा कर उसे पीछे धकेल देता है। वेजवांग तो उसे बहुत अहंकार में आकर हार मानने को कह देता है, लेकिन जैसा कि हम यांग का स्वभाव जानते हैं, उसने तो अभी सिर्फ वार्म अप किया था, असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी बाकी थी। इसलिए उसने भी एक खतरनाक मुस्कान के साथ अपनी ट्रू यांग एनर्जी का प्रवाह किया और उसे एक हथियार के आकार में बदल लिया और अब वह इस हमले के साथ बहुत तेज़ी से वेजवांग को पार कर गया। वेज को लग रहा था कि उसके इस रक्षात्मक कवच से यांग का यह हमला भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और वह उसे बातें सुनाते हुए कह रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई कैवन रियल्म के तीसरे स्तर पर होकर यह सोचने की कि तू मुझसे लड़ने के लिए योग्य है? तभी अचानक उसके उस रक्षात्मक कवच में दरारें पड़ने लग गईं। यह देखकर तो उसकी सिटी पिट्टी गुल हो गई। आखिर कैसे हुआ? इस लड़के ने बस एक छोटा सा सामान्य हमला ही तो किया था। वहीं यांग अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पता हो कि इसका क्या परिणाम होगा। वेज की तो हालत खराब हो गई। अपने इस कवच को टूटा देखकर वह सोच रहा था, अगर ग्रैंडपा को पता लगा तो वह पक्का मुझे इसके लिए पीटेगा, क्योंकि यह बहुत कीमती और दुर्लभ खजाना है। मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा कि मैंने इसे कैसे खराब कर दिया? अपनी हालत सोचकर तो उसके पसीने छूटने लगे थे। उसे समझ नहीं आता कि वह यांग को कैसे रोके, इसलिए वह उस पर झूठा आरोप लगाने लगता है। इसने पक्का कोई हथियार इस्तेमाल किया है। बच्चे उसकी बेचैनी देखकर आपस में फुसफुसाने लगे थे। अपनी बेइज्जती न होने देने के लिए वह यांग पर आरोप लगाता है, क्या तुम लड़ाई में मुझे मारने की कोशिश करना चाहते हो? यांग अपनी ऊर्जा का प्रवाह रोकते हुए कहता है, तुम परीक्षण करके देख लो, मैं कोई हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। या कहीं तुम मेरे किए हुए हमले से डर तो नहीं गए? शायद हारने का डर लग रहा है, या फिर ग्रेट एल्डर के ग्रेट पोते को लग रहा है कि वह मुझे हरा नहीं पाएगा। अब यांग काई की बातों से वेज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, इसलिए वह पागलों की तरह यांग पर झपट पड़ा। वहीं दूसरी तरफ यांग ने फिर से अपनी ऊर्जा को हथियार के आकार में बदलकर वेज पर हमला करना शुरू कर दिया, ताकि वह उसके कवच को पूरी तरह नष्ट कर सके। दोनों की कल्टीवेशन एक समान होने के कारण कुछ देर तक उनकी लड़ाई बराबरी की चलती रही, लेकिन थोड़ी देर में ही यांग ने अपनी यांग एनर्जी का उपयोग करते हुए वेज को पीछे धकेल दिया और फिर उसने अपनी यांग एनर्जी वाले हथियार को उसके शरीर के अंदर घुसाते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम्हारा यह रक्षात्मक कवच कमाल का है, लेकिन यह उतना भी खास नहीं है, जो मेरे सामान्य हमले से ही नष्ट होने लगा। अब तक वेज की हालत खराब होने लगी थी। वह जानता था कि अगर यांग ने अपने हमले को थोड़ा और बढ़ा दिया तो वह यहीं मर जाएगा। इसलिए वह यांग को धमकी देते हुए कहता है,
अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के एल्डर हैं। मुझे चोट पहुंचाने के बाद तुम्हारा लिंगशिया पवेलियन में रहना मुश्किल हो जाएगा। यांग काई जैसे उसकी धमकियों से डरने वाला हो, वह तो अपने हमले को उसके शरीर के अंदर और गहरा करते हुए कहता है। तुम्हारे जैसे दूसरी पीढ़ी के यंग मास्टर को हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए किसी एल्डर की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी तो देखूं कि तुम्हें चोट पहुंचाने पर तुम्हारा एल्डर कैसे एक हाथ से आसमान ढक लेता है। वह अपने इस हमले को और भी गहरा करने लगा था। वेज फिर से उससे धमकाता है, खबरदार, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो। वहीं यांग एक भयानक नज़र देते हुए कहता है, मैं कोशिश नहीं करने वाला हूँ, मैं तो कर चुका हूँ। वेज उसे सेट से बाहर निकलवाने की धमकी देता है, पर यांग कहता है, मुझे यह बताओ, यह जानलेवा मैच तो तुमने मुझसे करना शुरू किया था, तो तुम अपनी कमजोरी के कारण मुझसे चोटिल हुए हो। इसके लिए तुम सेक्ट को कैसे दोष दोगे और इसके लिए सेक्ट मुझे क्यों निकालेगा। यहाँ यांग बहुत भयानक लग रहा था। यह देखकर वेज की हालत और ख़राब होने लगती है। वह समझ जाता है कि यह लड़का पूरा पागल है, अगर इसने चाहा तो उसे जान से मार देगा। सभी लोग उनकी लड़ाई देखकर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। वहीं यांग तो वेज को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने अभी हार नहीं मानी तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। वेज को समझ नहीं आ रहा था कि यांग उसे आराम से सबके सामने हरा सकता था, लेकिन आखिर उसे चाहिए क्या। वहीं दूसरी तरफ यांग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, सुमो सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुमसे लड़ने आया था, और तुम जो अपने इस रक्षात्मक कवच पर निर्भर रहते हो, तुम तो उससे बहुत ज़्यादा घटिया हो। यह सुनकर उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उससे घटिया हूँ, जबकि तुमने उसकी हालत देखी है। यांग अधिक चोटिल करते हुए कहता है, चलो तुम्हें डेमो दिखाता हूँ, जो डायलॉग वेज ने पहले सुमो पर मारा था। वही डायलॉग यांग उसकी टीम मेंबर्स के सामने बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। अगर तुम सभी अपने यंग मास्टर वेज वांग को बचाना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे निवेदन करो। वह उनके टीम मेंबर से कहता है कि अगर तुमने मेरे सामने यह मान लिया कि तुम्हारी गलती थी तो मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। यह देखकर यांग बोला, देखा, इनमें से कोई भी तुम्हें बचाने के लिए अपना अहंकार किनारे नहीं रख सकता, क्योंकि ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते। बस यह देखकर वेज को और भी गुस्सा आया। वह अपने सभी लोगों से कहता है, अगर तुमने अभी के अभी घुटने नहीं टेके तो मैं यहाँ से निकलवाने के बाद तुम सभी को पीटूंगा। डर के मारे वे सभी घुटने टेककर यांग से निवेदन करने लगे। यांग वेज को यही समझाना चाहता था। वह कहता है, देखा, बस यही अंतर है तुम्हारे और सुमो के बीच। अपने और सुमो की तुलना के कारण वेज और भी चिढ़ गया था। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि यांग का इसे जाने देता है या फिर जान से मार देता है।